हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में जो पेपर दिया था आई होप आपने कर लिया होगा। तो आइए सेकंड पेपर देखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है सारे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है। तो कोई भी एसेट्स के अंदर उसकी वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, पूरी कंट्री के अंदर किसी भी टोटल प्रोडक्शन होना, ठीक है, हमारी कंट्री की जीडीपी कहलाती है। उसके बाद M1 क्या होता है, ये मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। मनी सप्लाई क्या होती है, तो M1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे आपको वो बताना है। ठीक है, C प्लस DD प्लस OD M1 के अंदर आता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की जो रेट भी बढ़ता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी प्रगतिशील कर। प्रगति होने के साथ साथ अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो उस इनकम पे हमें ज्यादा टैक्स पे करना है, उसे हम प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। और इसके एक अपोजिट भी होते हैं रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर। जैसे जैसे इनकम कम होती रहती है वैसे वैसे हम टैक्स, जो टैक्स होता है उसका अमाउंट भी कम पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़। किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश किया गया, कितने किया गया बच्चों, 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए का निवेश होने के बाद उस इकोनॉमी के अंदर जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, नेशनल इनकम जो बढ़ी वो 1000 करोड़ से बढ़ी। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी निकालने के लिए आपको एक सबसे पहले तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई गिवन है आपको, मतलब इनकम में कितनी हुई, और डेल्टा आई गिवन है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, के निकल जाएगा। ठीक है, फिर एमपीसी का फॉर्मूला पुट कर दोगे इसमें, 1/1 माइनस एमपीसी। दोनों फॉर्मूले से आप इसको निकालोगे और मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन देखिए, यहाँ पे फंक्शन दो इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन और कमर्शियल बैंक का फंक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पूछा है, आप कमर्शियल बैंक का भी तैयार करेंगे तो उनके बीच में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन लाइक बैंकर्स बैंक, लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, ये सब बहुत सारे फंक्शन है, तो वो आप यहाँ बताएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट द इन्फ्लुएंसिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, तो पहले तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट का एस्टिमेशन होता है कि कितनी हमारी इनकम आने वाली है और कितना हम उस पर हम उससे अपनी कंट्री में खर्चा करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट बजट को बताता है। और ये अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस कैसे करता है। तो बच्चों दो तरीके से होता है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है, तो देखेंगे आप पहले तो टैक्सेस। तो टैक्सेस से गवर्नमेंट इनकम करती है। तो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्सेस से, वो कैसे कैसे होती है, लाइक सीधे सीधे जीएसटी से पैसा आ रहा है, उसके अलावा कुछ फाइन से आ रहा है, कोई फीस हो गई, तो इन तरीके से ना गवर्नमेंट की इनकम होती है। और उस इनकम के ऊपर वो इनकम तो आएगी, इसके अलावा और भी टैक्सेस इम्पोज करती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स कौन सा वाला, वही वाला कि जैसे जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वैसे वैसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अब उस टैक्स का वो क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गरीब लोगों को। तो जब गरीब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इनमें दोनों तरीके से बताना है गवर्नमेंट बजट की क्या भूमिका है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट बताया था कि वो रिसिप्ट, ये वो रिसिप्ट होती है जिससे गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता, रिटर्न नहीं करना पड़ता, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। वो कहाँ कहाँ से होती है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें। गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो जो सरकार है वो बाल टीका कार्यक्रम पर खर्चा कर रही है। ठीक है, कुछ इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, वो टीकाकरण हो रहा है, उसके ऊपर खर्चा करती है। तो इससे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण यानी वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, दोनों में पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हम बाल कार्यक्रम यानी कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रही है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है अब, तो अगर वहाँ पे जो वैक्सीन लग रही है तो उससे फायदा ही होगा ना भाई, जीडीपी बढ़ेगी, लोग अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी, अगर हेल्दी रहेंगे तो अच्छा एजुकेशन लेंगे, अच्छे एजुकेशन लेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जीडीपी ग्रो करेगी हमारी, और जीडीपी और वेलफेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो दोनों पे इम्पैक्ट बताना है।
व्हाट हैपेंस इफ द एडी इज ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब अधि मांग है अधि पूर्ति से। तो हमारी कंट्री में मांग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, तो मांग ज़्यादा के अंदर तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको, तो क्या होगा। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी इसका मतलब कंट्री में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो भी प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक रखा होगा वो सारा का सारा सेल आउट हो जाएगा, और वो दोबारा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, और प्रोडक्शन वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। ठीक है, इसी की दूसरी कंडीशन है व्हेन एडी इज लेस देन एएस, मतलब मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो फिर क्या होगा, माल उनका रखा रह जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, लोगों को काम पे से हटा दिया जाएगा क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है ना, लोगों को काम पे से हटा दिया जाएगा। फिर जब सप्लाई नहीं होगी फिर धीरे धीरे डिमांड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू होगी, ये कब तक होगी, जब तक एडी इज इक्वल टू एएस नहीं हो जाता। तो इस तरीके से क्या होगा, पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाएगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ जाएगी। कहाँ पर आती है, जहाँ पर एडी इज इक्वल टू एएस होता है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन और आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स के सेकंड प्रैक्टिस पेपर के लिए 10 पेपर हमें करने हैं। तो सेकंड पेपर ये रहा, इसको सॉल्व करें और मुझे भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।